प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम केन्स के मुद्रा सिद्धांत, मुद्रा के मांग के सिद्धांत का भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 4 के अंतर्गत हम मुद्रा के मांग फलन या मांग वक्र के अंतर्गत तरलता जाल की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। केन्स ने मुद्रा को एक मूल्य संचय का साधन भी माना था, क्योंकि वह एक परिसंपत्ति है जिसमें एक व्यक्ति अपने धन को संचित करके रख सकता है। केन्स के अनुसार एक व्यक्ति का कुल धन या कुल संपत्ति मुद्रा तथा बॉन्ड्स की बनी हुई होती है। दो चीज़ें हो सकती है उसमें, या तो मुद्रा के रूप में संपत्ति को रख सकता है या बॉन्ड्स के रूप में अपनी संपत्ति को एक व्यक्ति रख सकता है। यहाँ व्यक्ति के लिए हम जो शब्द काम में ले रहे हैं, एक व्यक्ति, वो व्यक्ति के लिए भी ले रहे हैं, एक परिवार या एक फर्म, मतलब एक इकाई कोई सी भी हो सकती है। इसमें यहाँ थोड़ा सा आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किस प्रकार से होता है इसका भी उदाहरण एक दिखाई देगा। तो एक व्यक्ति का कुल धन या कुल संपत्ति मुद्रा तथा बॉन्ड्स की बनी हुई होती है। मुद्रा के अतिरिक्त सभी जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के लिए केन्स ने बॉन्ड शब्द का प्रयोग किया है। तो एक ओर तो हुई मुद्रा और दूसरी तरफ सभी जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियाँ, उनके लिए एक ही शब्द काम में ले लिया है, बॉन्ड शब्द काम में ले लिया गया है। इस प्रकार लोगों को चयन करने के लिए सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो वे मुद्रा रख सकते थे या बॉन्ड रख सकते थे। दो ही तरीके से वो अपनी परिसंपत्ति, अपने धन को रख सकते थे। और किसी व्यक्ति के पोर्टफोलियो का चुनाव, अर्थात वे अपने धन को किन किन रूपों में रखते हैं, ये पोर्टफोलियो कहलाता है। इसके चुनाव का निर्धारक बॉन्ड्स की ब्याज की दरें ही थी। सिर्फ एक ही चीज़ इसका निर्धारक थी, वो थी बॉन्ड्स की ब्याज की दरें। इस प्रकार एक व्यक्ति के निर्णय को कि वह अपने पोर्टफोलियो में कितनी मुद्रा तथा कितने बॉन्ड्स रखेगा, यह ब्याज की दर के द्वारा निर्धारित होता है। केन्स के अनुसार मुद्रा को अपने पास रखने के लिए लागत लगती है और ब्याज की दर मुद्रा रखने की अवसर लागत है। मुद्रा अगर व्यक्ति अपने पास रखता है तो उसको ब्याज नहीं मिलता है, और इसलिए जितना ब्याज उसे मिलता वो एक प्रकार की लागत है, जिसे अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ऊंची ब्याज की दरों पर एक व्यक्ति काफ़ी बड़ी राशि की हानि उठाता है यदि वह अपने पास मुद्रा रखता है या अपने पास बॉन्ड्स नहीं रखता है। इस तरह से ऊंची ब्याज की दरों पर यह हानि अधिक हो जाती है, लागत अधिक हो जाती है। केन्स के अनुसार एक अन्य कारक जो व्यक्ति के पोर्टफोलियो की चुनाव को प्रभावित करता है, वह ब्याज की दर में अप्रत्याशित परिवर्तन। ब्याज की दर में परिवर्तन होते रहते हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव पूंजी लाभ या हानि के रूप में पड़ता है। तो ये भी एक कारण होते हैं, एक कारक होता है जिससे ये निश्चित होता है कि व्यक्ति कितनी मात्रा में मुद्रा रखेगा और कितनी मात्रा में बॉन्ड्स रखेगा। केन्स के अनुसार जब ब्याज की दर ऊंची होती है अपने सामान्य स्तर से, अर्थात जिस दर पर लोगों ने खरीदा होता है बॉन्ड्स को, सामान्य रूप से जो बाज़ार में भी दर रहती है, उस दर से जब ब्याज की दर ऊंची होती है तो लोग यह आशा करते हैं कि वह भविष्य में गिर जाएगी, क्योंकि सामान्य रूप से जो रहती है उससे ऊंची है तो सामान्य की तरफ ही आएगी। सामान्य वह है जो संतुलन की स्थिति होती है, तो वो संतुलन की तरफ आएगी वापस, अर्थात वो भविष्य में गिर जाएगी। ब्याज की दर में गिरावट का तात्पर्य है कि बॉन्ड्स पर पूंजी लाभ,
बॉन्ड्स की कीमत क्योंकि बढ़ जाएगी। केन्स के अनुसार ऊंची ब्याज की दर पर मुद्रा की मांग नीची होगी धन के संचय के रूप में। ऊंची ब्याज की दर पर मांग नीची हो जाएगी मुद्रा की। इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला, ब्याज की ऊंची दर पर मुद्रा की रखने की अवसर लागत त्यागी गए ब्याज से आय के रूप में अधिक होगी। ये अभी हमने देखा था, अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जितना ब्याज का त्याग करना पड़ता है मुद्रा के रूप में, नकदी के रूप में अपने धन को रखने से। दूसरा, ऊंची ब्याज की दरों पर भविष्य में बॉन्ड्स पर पूंजी लाभ गिरने की संभावना है क्योंकि ब्याज की दरें भविष्य में गिरेंगी। पूंजी लाभ जैसे पहले भी हमने पढ़ा था, वह बॉन्ड्स की कीमत बढ़ने से बढ़ जाता है और बॉन्ड्स की कीमत घटने से घट जाता है। इसका यह कारण है कि ब्याज की दर तथा पुराने बॉन्ड्स की कीमतों में विपरीत संबंध होता है। पुराने जो बॉन्ड्स किसी ने खरीद रखे हैं और अब बाज़ार में वो मैच्योरिटी से पहले उनको बेच सकता है, उन बॉन्ड्स की कीमतों तथा ब्याज की दर जो बाज़ार की ब्याज की दर है, उन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। इस प्रकार यदि वर्तमान में ब्याज की दर ऊंची है, लोग निकट भविष्य में इसके गिरने की प्रत्याशा करेंगे, जिस स्थिति में वे पूंजी लाभ की प्रत्याशा करेंगे। क्योंकि ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग घट जाएगी तथा नीची ब्याज दरों पर बढ़ जाएगी, परिसंपत्ति या सट्टा मांग तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। तरीके से हमने एक समरी देख ली, जिस बैकग्राउंड के अंतर्गत तरलता जाल का अर्थ निकल के आता है, वो परिस्थिति निकल के आती है जिसमें तरलता जाल बनता है, वह यह परिस्थिति है। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि ब्याज की दर में कमी नहीं लाती बल्कि सिर्फ निष्क्रिय शेषों को बढ़ाती है, वहाँ मुद्रा की ब्याज की मांग लोच, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत हो जाती है, अनंत या इनफाइनाइट हो जाती है। मांग वक्र का यह भाग तरलता जाल कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ब्याज की दर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने पर भी कम नहीं होती है, बल्कि सिर्फ जो मुद्रा निष्क्रिय रूप में रखी हुई है, बॉन्ड्स जिससे नहीं खरीदे जा रहे हैं, उस मुद्रा में वृद्धि हो जाती है। तो वो स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे मुद्रा की ब्याज की मांग लोच अर्थात ब्याज से परिवर्तित नहीं होती है, वह अनंत हो जाती है या इनफाइनाइट हो जाती है। मांग वक्र का यह भाग क्या कहलाता है? तरलता जाल कहलाता है। सामान्य परिस्थितियों में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि जिससे अतिरिक्त नकद शेष बढ़ जाते हैं, बॉन्ड्स की कीमतों को बढ़ा देगी, क्योंकि लोग मुद्रा के बदले में परिसंपत्तियों को प्राप्त करना चाहेंगे, जिनकी वजह से ब्याज की दरें गिर जाएंगी। केन्स ने जो परिस्थिति बताई है तरलता जाल के रूप में, उस परिस्थिति में यदि यह मानते हैं कि बॉन्ड्स की कीमतें बहुत ऊंची हैं और इसलिए गिरेंगी और तदनुरूप की ब्याज की दर भी है, ब्याज की दर बहुत नीची है और ज़रूर बढ़ेगी, इसलिए वह यह मानकर चलते हैं कि बॉन्ड्स खरीदने से उन्हें पूंजी हानि होगी और इसलिए वे सिर्फ मुद्रा रखते हैं। तरलता जाल की स्थिति को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वे इसीलिए सिर्फ मुद्रा ही रखते हैं और बॉन्ड्स कितने हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं स्थिति में। लोग इतनी देर तक बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे
जब तक ब्याज की दर इस निम्न स्तर पर रहती है और वे ब्याज दर के सामान्य स्तर पर वापस आने तथा बॉन्ड कीमतों के गिरने की प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ पे वो डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस, तो लॉ ऑफ डिमांड, इन सबको, मांग का सिद्धांत, इन सबको हम काम में आते हुए देखते हैं कि वे तभी खरीदेंगे बॉन्ड्स जब बॉन्ड्स की कीमतें गिरेंगी, और इसलिए वो कीमतों के गिरने की प्रतीक्षा करेंगे। और क्योंकि विपरीत संबंध होता है ब्याज की दर में और बॉन्ड्स की कीमतों में, इसलिए ब्याज की दर बढ़ने की प्रतीक्षा वो करते हैं। इस कारण से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि केवल निष्क्रिय शेषों को बढ़ाती है और ब्याज की दर इससे अप्रभावित रहती है। अब हम इसका रेखागणितीय रूप में अध्ययन करते हैं। इसके लिए चित्र 1 के अंतर्गत दिया गया है कि तरलता जाल किस तरह से होता है। इसमें ब्याज की दरें दो दिखाई गई हैं, एक R0 और एक R1। R0 क्रांतिक ब्याज की दर या क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। ये सबसे निचला स्तर है जहाँ मुद्रा की सट्टा मांग का वक्र पूर्णतया लोचदार हो जाता है या मांग की लोच अनंत हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ये BC भाग के रूप में हम देखेंगे। ब्याज की बहुत ऊंची दर, दूसरी दर जो दिखा रखी है R1, बिंदु A पे है ये, पर मुद्रा की सट्टा मांग 0 है तथा व्यक्ति अपनी संपूर्ण नकदी को बॉन्ड में निवेश करते हैं क्योंकि वह विश्वास रखते हैं कि ब्याज की दरों में और वृद्धि नहीं हो सकती। तो ये सबसे ऊंची ब्याज की दर है, जिससे ऊपर वो सोचते हैं ब्याज की दर नहीं बढ़ेगी। R0 सबसे नीचे ब्याज की दर है, जिससे नीचे वो सोचते हैं ब्याज की दर नहीं घटेगी। R1 से ऊंची ब्याज की दरों पर मुद्रा की सट्टा मांग ऋणात्मक हो जाती है। इस चित्र की सहायता से अब हम देखते हैं। ये देखिए चित्र के अंदर एक तो R0 की बात की हमने, ब्याज की दर है, और दूसरी है R1 ब्याज की दर। ये दो ब्याज की दर हैं। R0 क्या है? न्यूनतम ब्याज की दर है और R1 है अधिकतम ब्याज की दर। वे ये मान के चलते हैं कि R0 से नीचे ब्याज की दर नहीं घटेगी और R1 से अधिक नहीं बढ़ेगी। R0 क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्रांतिक ब्याज की दर या क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें विशेषता देख रहे हैं आप कि इसके सीध में आप ये B और C बिंदु देख रहे हैं। इनके बीच में ये जो मांग वक्र है ये x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो गया है। पिछले वीडियो में हमने इसका हिंट लिया था जब हमने मांग वक्र बनाया था, कुल मांग वक्र। तो ये सट्टा मांग देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम मुद्रा की सट्टा मांग MDS ये वक्र है यहाँ पर, परंतु कुल मांग वक्र की शेप भी यही होती है क्योंकि वो सिर्फ आगे की तरफ सरक जाता है जितनी मात्रा में प्रथम भाग वाली M1 मांग होती है, या आप कह सकते हैं प्रथम दो उद्देश्यों, सौदा उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य के लिए मांग होती है। तो शेप यही रहती है कि B से C के बीच में ये एक सीधी रेखा है जो अनंत ढाल या पूर्णतया लोचदार ढाल बताता है और ये कहलाता है लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल। R0 पे सभी व्यक्ति बॉन्ड्स बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और सिर्फ मुद्रा रखते हैं अपने पास, और इस तरह से सट्टा मांग जो है ये अनंत हो जाती है। और R1 ऐसा बिंदु है जहाँ पर मुद्रा शून्य हो गई है, मुद्रा की सट्टा मांग शून्य हो गई है और सिर्फ वो बॉन्ड्स ही रख रहे हैं। और इससे भी अगर हम ऊंची ब्याज की दर पे जाएं, जो कि लोग नहीं मान के चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो मुद्रा जो रखी जाएगी, सट्टा मांग जो रखी जाएगी, वो ऋणात्मक ही हो जाएगी। A बिंदु के परे अगर और ज़्यादा ब्याज की दर बढ़ती है तो उस स्थिति में ये नेगेटिव या ऋणात्मक हो जाएगी। क्या कारण है इस तरलता जाल का? क्यों बनता है तरलता जाल? व्यक्तियों के बॉन्ड्स की कीमतों के बारे में विचार ब्याज की दरों के बारे में उनके विचारों के द्वारा समझे जा सकते हैं।
केन्स का सिद्धांत यह परिकल्पना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का दीर्घकाल संतुलन ब्याज की दर के बारे में अपना निजी विचार होता है और उसके अनुसार एक क्रिटिकल ब्याज की दर होती है। जो हमने R0 ब्याज की दर देखी थी, क्रिटिकल या क्रांतिक ब्याज की दर, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखी थी, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। वो खुद डिसाइड करता है कि वो क्या समझता है, वो क्योंकि पूरी तरह से प्रत्याशित होती है, उसकी प्रत्याशा पर निर्भर करती है। तो इसलिए ये केन्स का सिद्धांत ये मान के चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का दीर्घकाल संतुलन ब्याज की दर के बारे में अपना निजी विचार होता है और उसके अनुसार एक क्रिटिकल ब्याज की दर भी होती है। इसके नीचे व्यक्ति अपने पास सिर्फ मुद्रा रखता है। R0 के नीचे वो क्या करता है? सिर्फ मुद्रा रखता है तथा इसके ऊपर सिर्फ बॉन्ड्स रखता है। R1 के ऊपर सिर्फ बॉन्ड्स रखता है तथा दोनों का मिक्स कभी भी नहीं रखता है। थोड़ी बॉन्ड्स और थोड़े नकदी नहीं रखता है वो। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि जो मांग वक्र है वो नीचे की तरफ ढलान लिए हुए है, वो खड़ी रेखा नहीं है। इसका ढाल ऋणात्मक किस लिए है? फिर इसका इसलिए है क्योंकि निवेशकों के संतुलन की ब्याज की दरों के बारे में और इसलिए क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अलग अलग मत होते हैं और इसलिए ये बिंदु भी अलग अलग होते हैं कि कब वो मुद्रा रखेंगे और कब वो बॉन्ड्स रखेंगे। इसलिए वो दोनों का मिक्सचर रखते हैं, मिक्स रख करके रखते हैं, कुछ मुद्रा और कुछ बॉन्ड्स रखते हैं और इसलिए ढाल ऋणात्मक दिखाई देता है। तरलता जाल से कुछ नीतिगत निष्कर्ष भी हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब कोई सिद्धांत बनता है तो वास्तव में ये देखा जाता है कि वह अनुभव के आधार पर सही निकलता है या नहीं निकलता है। अनुभव जन्य साक्ष्य क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या यह सही है या क्या यह गलत है? तो पहला निष्कर्ष जो इसमें निकलता है कि तरलता जाल की परिस्थितियों में मौद्रिक नीतियाँ अप्रभावी रहती हैं। सरकार क्या करती है? निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करती है, परंतु ब्याज की दर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और इस तरह विनियोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह सरकार की जो नीति है, मौद्रिक नीति है विनियोग बढ़ाने की, वो कारगर नहीं हो पाती और जब विनियोग नहीं बढ़ता तो समग्र मांग नहीं बढ़ती है और अर्थव्यवस्था का विकास जैसा करना चाहती है सरकार वो नहीं कर पाती है। दूसरा निष्कर्ष है इसका, पूर्ण लोचदार मांग वक्र की स्थिति में एक सामान्य मजदूरी में कटौती की नीति भी प्रभावकारी नहीं हो सकती। सामान्य मजदूरी में कटौती की नीति मजदूरी और कीमतों को तो घटा देगी और इस प्रकार लेन देन से मुद्रा को सट्टा उद्देश्य के लिए मुक्त कर देगी, पर ब्याज की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुद्रा बाजार में वर्तमान अनिश्चितता के कारण लोग नकद मुद्रा ही रखेंगे। और तीसरा है, ब्याज की दर गिरकर शून्य पर नहीं आ सकती और अधिक ब्याज की दर नहीं गिरेगी R0 के नीचे और वह शून्य पर नहीं आएगी। हालांकि वर्तमान में ऐसे कोई अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है कि लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल का अस्तित्व हो, परंतु केन्स ने स्वीकार किया था कि 1930 के दशक में मंदी के समय न केवल एक व्यापक डर था कि ब्याज की दर स्थिर रहेगी, बल्कि आर्थिक संकट की स्थिति में लोगों की नकदी रखने की इच्छा भी अनंत हो गई थी। तो ये तरलता जाल की स्थिति आ गई थी। इसके अतिरिक्त तरलता जाल की संभावना की पुष्टि 1947 के लगभग ब्रिटेन के अनुभव से भी हुई थी। इंग्लैंड के वित्त मंत्री डॉल्टन का दीर्घकालीन ब्याज दर को 2.5% के स्तर तक गिराने का प्रयत्न असफल रहा, क्योंकि ब्याज की उस कम दर पर कोई भी बॉन्डों को लेने को तैयार नहीं था और जब बॉन्ड नहीं लेंगे तो विनियोग नहीं होगा और
अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर पाएगी। इस वीडियो के लिए जो संदर्भ काम में लिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। राणा एन वर्मा की पुस्तक है समष्टि आर्थिक विश्लेषण, एम.एल. झिंगन की समष्टि अर्थशास्त्र, और तीसरा है एक आर्टिकल economicsdiscussion.net पर से द केन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। ये आर्टिकल दीपमती कर्माकर द्वारा शेयर किया गया है। इसके अतिरिक्त भी कई सोर्सेज हैं, पर प्रमुख रूप से इनको आधार बनाकर यह ई लेक्चर तैयार किया गया है। धन्यवाद।